नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले और सीधे जानकारी आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी का स्वागत कर लिया जाए पहले। गौरव जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय श्री राम। जी, जय जय श्री राम। दर्शकों, आज की ये पूरी चर्चा अराजनीतिक है। आज हम कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, चाहे वो देश की पॉलिटिक्स हो या विश्व की पॉलिटिक्स हो। हम किसी और विषय पर भी बात नहीं करेंगे। प्रारब्ध के इस मंच पर गौरव जी के साथ जिन आयामों पर हम चर्चा करते हैं, आज उसके एक नए स्वाद से आपको परिचित कराते हैं। आज हम बात करेंगे सोना, चांदी और उसी के साथ डॉलर भैया पे, अमेरिका वाले डॉलर भैया पे। अब आप चौंक रहे होंगे कि ये दो अर्थशास्त्री आज किस मोड में बैठ गए हैं। अर्थशास्त्री मैं भी नहीं हूं, अर्थशास्त्री गौरव जी भी नहीं है, लेकिन किस तरीके से लाइनों के बीच की चीजों को पढ़ना, और मैं किसी भी विद्या का अनादर नहीं कर रहा, लेकिन आज रील की दुनिया है। इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक से एक ज्योतिषी आपको मिलते होंगे जो ये कभी कहेंगे कि मंगल इधर से उधर हो जाएगा, बृहस्पति ऊपर से नीचे हो जाएगा, सोना बढ़ेगा, चांदी घटेगी, और इस तरह की जो आपको चूरन दिए जाते हैं, उन चूरनों से बचने और उससे सावधान करने के साथ ही एक क्लियरिटी कि आगे आप अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से मैनेज करें। आज ये पूरी चर्चा उस पर है, इसलिए बड़े आराम से तसल्ली से इस वीडियो को सुनिएगा। एक बार सुनिएगा, आगे दूसरों को भी भेजिएगा। ये निश्चित तौर पर आपके अपने परिवार के वेल्थ को मजबूत करने की चर्चा है। गौरव जी, सीधे सीधे आ जाते हैं मुद्दे पे। हालांकि आप बहुत से ऐसे प्रोडिक्शंस, चाहे वो पॉलिटिकल प्रोडिक्शंस हों और दूसरी तरह की चीजें हों, अंदाजा आप बिल्कुल लगाते हैं, फिर भी सटीकता से वो बातें आगे चल के प्रमाणित होती हैं। मुझे अगर जहां तक याद है, अभी कुछ दिन पहले एक मेरे जानने वाले ने मुझे इनबॉक्स किया था। मैं अब इस वीडियो के बाद, अभी तक नहीं भेजा मैंने, अब इस वीडियो के बाद मैं आपको भेजूंगा। उसने ये कहा था कि जरा गौरव जी से पूछेगा, क्योंकि इससे पहले भी चर्चाओं में आपने कहा कि किस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, सिल्वर में इन्वेस्ट करें, या यहां तक कि आप जमीनों तक पर बात करते आए हैं, हमारे वीडियोस में दर्शक जानते हैं। उसने कहा था कि मेरे कुछ ऐसे गोल्ड सर्टिफिकेट जो होते हैं वो हैं, क्या मैं उसे रियल गोल्ड में कन्वर्ट कर लूं, और कहा था गौरव जी से जरा पूछेगा। उसके बाद वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको फॉलो करता है। संभवतः आपने जिस दिन वहां पर पूरी डिटेल लिखी, उसने फिर मुझे इनबॉक्स किया कि गौरव जी ने अपने चैनल पर इसको बहुत विस्तार से बता दिया है, भाई साहब आप रहने दीजिए, मेरा काम हो गया। मुझे याद है कि नवंबर में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने निकाल कर रखा, नवंबर 2016 में आपने जिस समय डिमोनेटाइजेशन हो गया था, उसके बाद आपने कहा कि अब भविष्य बैंकों में पैसे रखने का नहीं है, उसे मेटल्स में कन्वर्ट करो, खासतौर से सोना और चांदी। उसके बाद अगर मैं फिर से गलत नहीं हूं तो अप्रैल 2021 में आपने साफ तौर पर यह कहा था कि गोल्ड खरीद के रखो अपनी वेल्थ के लिए, और ये अगले 5 साल में 5 गुना होगा। बाजार आज ये बता रहा है कि वाकई गोल्ड 5 गुना हो चुका है। गौरव जी। प्रणाम। वीडियो में बोलने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं अपने सभी दर्शकों को कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, और मुझे किसी भी रूप में कहीं से भी कोई लाइसेंस नहीं मिला है इन चीज़ों पे, इन्वेस्टमेंट पे बात करने के लिए। मैं जो भी बात आज रखूंगा वो अपनी निजी राय रखूंगा, अपना एक्सपीरियंस रखूंगा, और मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों से पूछ लीजिए, मुझे उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो कोई एडवाइस नहीं है, बल्कि यहाँ अपने निजी अनुभव हम शेयर कर रहे हैं, अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च शेयर कर रहे हैं। देखिए, गोल्ड और सिल्वर पे या लैंड पे किसी भी रूप में बात करने से पहले हमें जो चीज़ समझनी चाहिए, इतिहास, क्योंकि इतिहास के पन्नों से ही भविष्य का निर्माण होता है, और वो भविष्य क्या होगा ये आप डिसाइड करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। जब आप सबको पता है डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब हमने जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे डॉलर की, या जब हम सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं डॉलर पे, तो हमारा केवल एक ही आयाम होता है डॉलर पे कि भाई डॉलर के अगेंस्ट रुपए
मजबूत हुआ है या रुपए टूटा है। इसके आगे ना, अब मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो संभवतः एक चीज़ लोगों को घुट्टी बाँध के पिलाई जाती है कि डॉलर का मतलब होता है रुपए या तो मजबूत हो गया या रुपए गिर गया। जबकि डॉलर के बहुत सारे आयाम होते हैं। रुपये मजबूत होना और गिरना केवल बाहर के देशों अपनी नीतियों पे नहीं होता है, कई बार बाहर के देशों की नीतियों पे भी निर्भर करता है और ज़्यादातर वहीं पर निर्भर करता है। गोल्ड और सिल्वर पे बात करने से पहले ज़रूरी है कि डॉलर का इतिहास क्या रहा है और ये सोना चांदी में बढ़त या गिरावट या आगे भविष्य जो भी है, वो डॉलर पे निर्भर करता है, डॉलर के काम पे निर्भर करता है और उसके लिए डॉलर का थोड़ा-सा इतिहास जानना ज़रूरी है। तो मैंने एक पोस्ट लिखी थी टेलीग्राम चैनल पे, बड़ी डिटेल में लिखी थी। उसके कुछ संक्षिप्त चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ताकि आपको इतिहास समझ में आ जाएगा। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जो डॉलर था वो प्लेज करा गया था अगेंस्ट गोल्ड कि आपके पास कितना सोना है। डॉलर की कीमत डिसाइड होती थी कि आपके पास कितना सोना है, इस पे होती थी और इससे डॉलर बहुत स्टेबल हो गया था। लेकिन क्या था कि अमेरिका की हमेशा वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मानसिकता रही है वो दुनिया पे राज करने की रही है और दुनिया पे आप केवल 2 ही तरह से राज कर सकते हैं, या तो आप युद्ध कीजिए और युद्ध करके दूसरे देश को हराइए और उसको अपने कंट्रोल में लाइए, या फिर आप फाइनेंशियल कंट्रोल कर लीजिए, उस देश के या दुनिया की फाइनेंस को आप कंट्रोल कर लीजिए। तो अब ये तो संभव नहीं है कि आप हर जगह जाके बम गिराएंगे और लोगों को मारेंगे, वो तो फिर उल्टा आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो अमेरिका ने क्या करा, उसने डॉलर के माध्यम से दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करी। मित्रों, मैं एक बात साफ कर दूं, मैं यहाँ कोई एक्सपर्ट की तरह बात नहीं कर रहा, मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ताकि आम से आम इंसान को ये बात समझ में आ जाए, जो कि अब तक अर्थशास्त्रियों के जुमले में इकट्ठी होके रह जाती थी और लोग समझ नहीं पाते थे। इसलिए मैं बहुत सरल भाषा में बात कर रहा हूँ, इसको आप जज मत कीजिएगा ऑन टेक्निकलिटीज। तो 1971 में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर को जो प्लेज करा गया था अगेंस्ट सोना, उससे डीकपल कर दिया, मतलब उससे हटा दिया 1971 में। और उसके बाद क्योंकि डॉलर की ऑलरेडी स्टेबिलिटी थी वहां पर, तो उन्होंने अपने बैंक से सोना हटाने की कोशिश करी और जो गोल्ड विंडो थी वो खत्म कर दी, यानी डॉलर की वैल्यू थी। उसके बाद ये चूरन पूरी दुनिया में बेचा गया और जहां सबसे पहले अमेरिका का क्या होता है, सबसे पहले वो चीजें अपनी नेटो देशों में बेचता है, ठीक है। तो उन्होंने बेचा और आज अगर आप देखें, फ्रांस देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, यूरो देख लीजिए, कोई भी और देख लीजिए करेंसी यूरोप की, वो सब डॉलर के अगेंस्ट प्लेज हैं, गोल्ड के अगेंस्ट प्लेज नहीं है। यानी अगर आप पाउंड देख लें, ब्रिटिश पाउंड की कीमत 100 रुपए से ऊपर है, भारतीय कन्वर्जन में 100 रुपए से ऊपर है, यानी ब्रिटिश पाउंड डॉलर से ज़्यादा महंगा है। लेकिन वैल्यू किसकी है? डॉलर की है, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट प्लेज करा हुआ है, सोने के अगेंस्ट प्लेज नहीं करा हुआ था। उसके बाद अब आपने डॉलर को सोने से डीकपल तो कर दिया, लेकिन आप दुनिया को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो 1973 में एक सिस्टम बना जिसका नाम था स्विफ्ट सिस्टम, जो हम सभी जानते हैं कि हम विदेश से पैसा लें या पैसा भेजें, या हम एनआरआई हैं भारत में पैसा भेजें, या भारत से अपने बच्चे जो विदेश में पढ़ रहे हैं उनके लिए पैसा भेजें, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी करें, हम स्विफ्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। मतलब अगर मुझे अविनाश भाई को पैसे 1 लाख रुपए देने हैं तो वो 1 लाख रुपए मैं आईएनआर में नहीं दूंगा इनको,
वो 1 लाख रुपए पहले मैं स्विफ्ट सिस्टम में डालूंगा, मुझे डॉलर कन्वर्ट करना होगा, फिर अवनीश भाई के पास वो डॉलर जाएगा, फिर अवनीश भाई डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेंगे। मतलब वो जो बंदर बैठा है, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मलाई मार रहा है। ये शुद्ध रूप से सरल भाषा में यही स्विफ्ट सिस्टम था, जिसको 1971 में डीकपल करा, 1973 में उसको स्विफ्ट सिस्टम ले आए दुनिया भर में, जिसको बेचा, जिसमें 15 बैंक, शुरुआत में 15 बैंक आए थे और 15 कंट्रीज थी, ब्राजील, बेल्जियम, इन लोगों ने भी उसको ऑटोमेटेड कर दिया था। फिर 1976 में एक जमाइका रिकॉर्ड आया। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसमें फाइनली गोल्ड का रोल मॉनेटरी से हटा दिया गया और जो फिएट करेंसी है उसको आगे लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ब्रिटेन वुड सिस्टम बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसमें डॉलर को गोल्ड के अगेंस्ट प्लेज कर रहे थे, वो ब्रिटेन वुड सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और सारे जो करेंसीज हैं दुनिया भर की, वो डॉलर के अगेंस्ट प्लेज होनी शुरू हो गई। और ये जमाइका रिकॉर्ड था 1976 का। 1977 में ये जो सिस्टम था स्विफ्ट का, ये ऑनलाइन हुआ। मुझे लंदन में पैसे भेजने पाउंड में, लेकिन मैं डॉलर के माध्यम से जाऊंगा, और लंदन से अगर मेरे पास पैसे आएंगे तो डॉलर के माध्यम से आएंगे। 1971 में जो निक्सन ने स्टार्ट करा था वर्ल्ड का डॉलर का, वो फुल्ली 1977 तक ट्रांजिशन टू फुल्ली सिस्टम ऑफ करेंसी इंक्लूडिंग डॉलर वर नो लॉन्गर ट्राई टू फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड पे डिपेंडेंसी टोटल खत्म हो गई थी 1977 में। ये है, यहां थी बीमारी की जड़, और बीमारी की जड़ थी ये डॉलर। तो अब आपने जब गोल्ड खत्म कर दिया दुनिया का, और अब आपने सारी चीजें प्लेज करा दी डॉलर के अगेंस्ट, तो आप देखे जाए तो दुनिया के ठेकेदार बन गए फाइनेंशियल सिस्टम में। अब इस बीच जब समय बदला तो आपको याद होगा, लीबिया के राष्ट्रपति जो थे मोहम्मद गद्दाफी को अमेरिका ने टेररिस्ट बना के मार दिया। लेकिन वो टेररिस्ट बना के क्यों मारा? उसका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं था। उसका लेना देना ये था कि लीबिया एक अफ्रीकन देश है ऊपर की तरफ, और गद्दाफी ने ये बोला था कि हम डॉलर को नहीं मानेंगे और हम गोल्ड बेस्ड करेंसी शुरू करेंगे, जिसको हम पूरे अफ्रीका में सर्कुलेट करेंगे। जब ये बात हुई तो यहां पर डॉलर की डोमिनेंस खत्म करने की बात हुई, क्योंकि आप याद रखिए कि अमेरिका जितनी भी माइनिंग करता है वो अफ्रीका में करता है, और अगर वहाँ डॉलर डोमिनेंस आती है तो वहाँ से जो सोना और डायमंड और अदर मिनरल्स हैं, जो अमेरिका नियमित रूप से, शुद्ध भाषा में बोलें तो चोरी करता है, अगर वो गोल्ड डोमिनेंस हो जाती वहाँ पर गोल्ड बेस, तो अमेरिका की दुकान बंद हो चुकी होती। दूसरा केस है सद्दाम हुसैन का, इराक का। आप सबको याद होगा, जॉर्ज बुश ने बोला था कि यहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD हैं, और इनके पास इतने वेपन हैं जो दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए इराक के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। और उन्होंने इराक पे हमला करा और सद्दाम को गिरफ्तार करके सद्दाम को मार दिया। कारण क्या था? कारण था गोल्ड, क्योंकि सद्दाम के पास गोल्ड बहुत था। WMD तो आज तक नहीं मिले, लेकिन गोल्ड बहुत था, और वहीं से ISIS का जन्म हुआ था। क्योंकि CIA ने जिन जनरलों को अपनी तरफ करा था, वो जनरल जब टर्की भाग गए और नहीं मिल रहे थे, उनको पैसा दिया था, तो CIA ने उन्होंने टर्की में पकड़ा था, और वहां से उन लोगों ने CIA के लिए ISIS क्रिएट करा था। ये हो गया टेररिज्म और दुनिया को कंट्रोल कैसे करते हैं। अब यहां पर चेंज कहां आया? चेंज आया ब्रिक्स में।
आप सब जानते हैं, और मैं ब्रिक्स का पहला और दूसरी जो सम्मेलन था उसका एक अहम हिस्सा बना था, खास तौर से जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत से गए थे एज ए प्रधानमंत्री। तो उस सम्मेलन में नाम भूल गया मैं इनका, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, मैं नाम भूल गया, सॉरी, अभी मेरे को याद आ जाएगा, जुमा से पहले जो थे। खैर, तो ब्रिक्स सोता हुआ राष्ट्र था, सोता हुआ संघ था, उसमें कोई एक्टिविटी ज्यादा नहीं थी। साल में एक बार मिलते थे, स्टेज पे कुछ नाच गाना होता था, 2-4 स्पीचें होती थी, सामान बांध के घर वापस चले जाओ। ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। ब्रिक्स का पलट हुआ 2014 के बाद, जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और ये कमान संभाली गई कि हमें ब्रिक्स को मजबूत करना है। अब कोई भी ग्रुप को मजबूत करने का मतलब है बाइलेटरल ट्रेड और बाइलेटरल करेंसी। तो आने वाले समय में क्या हुआ कि ब्रिक्स ने अपनी जो करेंसी डिसाइड करी कि हम करेंसी लाएंगे, लेकिन हम डॉलर के अगेंस्ट प्लेज नहीं करेंगे, हम गोल्ड के अगेंस्ट प्लेज करेंगे। जब गोल्ड के अगेंस्ट प्लेज करने की बात हुई, तब उसमें चाइना, रशिया, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका सब आ गए, और यहां से शुरू हुआ डॉलर का डाउनटर्न। जो अब आज अगर आप देखें, जो भी हमारा ट्रेड रशिया के साथ हो रहा है वो बाइलेटरल करेंसी में हो रहा है, यानी रूबल और रुपए, डॉलर नहीं है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया की दो महाशक्ति भारत और चाइना, महाशक्ति बोला हथियारों के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, महाशक्ति बोल रहा हूं वेल्थ के हिसाब से, और महाशक्ति बोल रहा हूं पॉपुलेशन के हिसाब से। दुनिया का सबसे बड़ा और नंबर 1 का बाजार अगर कोई है वो भारत है, वो चाइना भी नहीं है, वो रशिया भी नहीं है, वो भारत है। तो जब इन लोगों ने डिसाइड करा गोल्ड करेंसी, डॉलर का डाउनटर्न, डीप डिप्रिसिएशन शुरू हो गया। ये आपको रुपए में नहीं दिख रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है कि रुपए 89 है, 90 है, 91 है, उसमें नहीं दिख रहा है। वो बहुत बाद में आएगा, अभी नहीं भी आएगा, क्योंकि बहुत सारा डिमांड डॉलर की बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो विदेशियों का है वो भारत से निकाल के ले जाएंगे, तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन डॉलर की प्लेजिंग बंद हो गई, और ब्रिक्स कंट्रीज ने, ब्रिक्स के जो कोर नेशन है प्लस जो मेंबर्स हैं, उन सब ने डॉलर के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत ने 800-900 टन ऐड करा, चाइना ने 1000-1200 टन ऐड करा, ब्राजील ऐड कर रहा है, रशिया ऐड कर रहा है। रशिया का बहुत बड़ा रिजर्व है गोल्ड का। दूसरी बात जो एक चीज है, तो खैर ये जो ऐड होना शुरू हुआ, अब गोल्ड एक मेटल है, गोल्ड फाइनाइट है, गोल्ड कोई आसमान से बारिश में नहीं टपकता है, गोल्ड माइनिंग में आता है, ठीक है ना। और अगर आपने 1 टन की जमीन खोदी तो उसमें से आपको 100 ग्राम गोल्ड मिलता है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इससे गोल्ड की नीड बढ़नी शुरू हुई। अब इसकी चिंगारी भारत में कब लगी थी? 8 नवंबर रात को 8 बजे 2016, जब आपका पैसा, जो कैश इकोनॉमी थी, भारत की पैरेलल कैश इकोनॉमी थी, जो कैश के बेस पे चलती थी, उसको भारत सरकार ने खत्म करके डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से सारा पैसा आप बैंकिंग चैनल से आया, और उस बैंकिंग चैनल को शुरू करने से पहले आपने बैंक ऑपरेट कैसे करेंगे, आप एक्सचेंज कैसे करेंगे पैसे, उसका सल्यूशन निकाला यूपीआई से। ठीक है, तो यूपीआई से जब आपने सॉल्यूशन निकाला, और यूपीआई फ्री था, उसने एक नस और काटी अमेरिका की, वो थी मास्टर कार्ड और वीजा। तो भारतीय, आज अगर देखा जाए, मेरे पास लेटेस्ट फिगर नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग करेंसी ट्रांजैक्शन अगर कोई होता, कहीं होता है,
तो वो यूपीआई से होता है। और धीरे धीरे भारत ने, इससे पहले कि शोर मचाए, भारत ने यूपीआई को बहुत सारे देशों में, शायद 14 या 20 देशों में इम्प्लीमेंट करवा दिया। यानी अगर आप दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो और जी देश जाते हैं, मुझे क्षमा करें, इतनी बड़ी लिस्ट मेरे पास, मेरे दिमाग में नहीं है, लिखी हुई है कहीं, तो आप यूपीआई में ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी आपने कंप्लीटली स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास कर दिया। बाईपास। अब यहाँ डॉलर एक्सचेंज में कहीं नहीं आ रहा, तो डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, गोल्ड सारी कंट्री खरीद रही हैं, इसीलिए गोल्ड बढ़ रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, आने वाले समय में गोल्ड गिरेगा या बढ़ेगा? शनि जी कहाँ जा रहे हैं, जुपिटर जी कहाँ जा रहे हैं, बृहस्पति कहाँ जा रहे हैं, मंगल कहाँ जा रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। वो अपने ऑर्बिट में, अपनी दिशा में अपने आप चल रहे हैं, उनको 1 सेकंड का भी इधर उधर मूवमेंट समझ में नहीं आता। और जिस दिन वो मूवमेंट हुआ, उस दिन ना आप होंगे, ना हम होंगे, या ना धरती होगी। ठीक है ना? तो वो चलने दीजिए, जिसको जो बोलना है चलने दीजिए। कोई न्यूमरोलॉजी से निकालता है, कोई एस्ट्रोलॉजी से निकालता है, इंस्टा और फेसबुक भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से। लेकिन टेक्निकलिटी पे अगर आप बात करें, तो क्या डॉलर अगेंस्ट गोल्ड कम होगा या बढ़ेगा, ये आप डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि लॉजिक ये कहता है, अगर सारे देश खरीद रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं गोल्ड को अपनी करेंसी को बैक करने के लिए, क्योंकि करेंसी की वैल्यू अब गोल्ड से डिसाइड होगी, ना कि डॉलर से डिसाइड होगी। ठीक, मेरे ख्याल से डॉलर क्लियर हो गया, गोल्ड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, इसीलिए मैंने हमेशा बोला है, गोल्ड इज करेंसी। और एक बात यहां पर चलते चलते गोल्ड में एक बात और याद रख लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड किस बैंक में है, वो आप लोग गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। अमेरिका में है, या चाइना के पास है, या भारत के पास। भारत के पास तो नहीं है, चाइना अमेरिका। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा नॉन बैंकिंग गोल्ड, जो बैंक के वॉल्ट में नहीं है, वो भारत में है। एक रफ एस्टिमेट बताता है कि भारत में, रफ ही होगा, कभी एक्चुअल एस्टिमेट नहीं हो सकता, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड, जो कि जैसे आप बोल दीजिए टेक्निकल टर्म में अनअकाउंटेड इसलिए मेरी पत्नी ने लिया, मेरी माँ के पास है, मेरी बहन के पास है, तो वो अकाउंट, भाई एक रिंग लेके आए तो हम सरकार को अकाउंटिंग करके नहीं बता रहे कि हमने एक आज सोने की अंगूठी खरीदी। 36,000 टन सोना भारत में है, भारत की महिलाओं के पास है। ये बात आपको इसलिए और भी समझ में आएगी कि जो नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आगे पुश करते हैं, वो कोई इमोशनल पुश नहीं है, उसका बहुत बड़ा एंगल फाइनेंशियल पुश का है। तो यहां बहुत सोची समझी चीजें चल रही हैं। और अभी किसी ने लिखा कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे सोना जो था 24,000 रुपए तोला था, आज वो सोना 1,40,000 रुपए हो गया, नरेंद्र मोदी ने भट्टा बैठा। इसमें नरेंद्र मोदी कहां से आ गया? जो गोल्ड की सेटिंग हो रही है, वो तो विदेश से हो रही है ना, वो तो डॉलर के डूबना और गोल्ड की प्लेजिंग से हो रही है, उसमें नरेंद्र मोदी का क्या हाथ है भाई? तो कांग्रेस की मानसिकता नरेंद्र मोदी से बाहर नहीं जाएगी, इसीलिए मैंने बोला था इसको हम टेक्निकली रखेंगे। अब हम आते हैं, तो आपको गोल्ड समझ में आ गया, अब आप समझ में आ गया कि गोल्ड खरीदना क्यों जरूरी है। और देखिए, एक प्रश्न और सोने पे लोग मेरे से पूछते हैं, सर खरीद तो लें, लेकिन रखेंगे कहाँ, चोरी हो गया तो? प्रभु, आप या तो 10 ग्राम खरीद रहे हैं या 100 ग्राम खरीद रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपने 500 ग्राम खरीद लेंगे, ठीक है ना? इससे ज्यादा की हैसियत हम में से किसी की नहीं है, सच्ची बात बता रहा हूं। हाँ, अगर आप 2-4 टन खरीद रहे हैं, 150 किलो खरीद रहे हैं, तो आप बात कीजिए सिक्योरिटी की, फिर आपको वॉल्ट लेना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट लेना पड़ेगा, जो भी वो बैंक लॉकर लेना पड़ेगा,
आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा, वरना कहाँ छिपाना है वो 100 टन गोवा सोना या 100 किलो सोना। मेरे हिसाब से यूपी बिहार के जो और यूपी बिहार, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश के जो नेता हैं, उनसे पूछ लीजिए कि दीवारों में कैसे रखवाया जाता है, गमलों में कैसे रखवाया जाता है। चिदम्बरम साहब से पूछ लीजिए गोभी कैसे उगाई जाती है, वो आपको सब बता देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जिनको मैं बता रहा हूँ या जिनको मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो मेरे को पढ़ रहे हैं या आप जो मेरे को सुन रहे हैं, हम में से ज़्यादातर लोगों की हैसियत 10 ग्राम और 500 ग्राम के बीच की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। ठीक है ना? सारी चीज़ें एक जगह नहीं रखेंगे। तो घर की महिलाओं को दे दीजिए, वो जानती हैं कैसे सेव वो करना है, जानती सीधी हैं सी बात। कैसे रख लेंगे। भाई साहब 50 ग्राम सोना इतना सा होता है। मैंने एक दिन मेरा मौका मिल गया था, मैंने कहा भाई हाथ में लेके तो मैं देख लूँ ना, तो मैंने हाथ में लेके खरीद तो सकते नहीं, तो हाथ में लेके देखा, वजन था इतना सा था। भाई साहब आपने देखा है ना, हमारे छोटे शहरों में लाला जी होते हैं ना, लाला जी की शमीज में यहाँ पर एक पॉकेट होती है, जहाँ लाला जी सारा गल्ला रखते हैं शाम का, और उसके ऊपर कुर्ता पहनते हैं। तो भैया अपने वहाँ शमीज पहन लो अंडरवियर में, और पॉकेटें बनवा लो, वहाँ रख लो। खैर पॉइंट मजाक अलग। अब आते हैं सिल्वर। सोने से ज़्यादा सिल्वर उछल रहा है, लेकिन सिल्वर क्यों उछल रहा है? उसका कारण है, गोल्ड करेंसी है, सिल्वर कंजम्पशन है। मैं आपसे मूल रूप से एक दो सवाल पूछता हूं और आप खुद अपना जवाब बनाइए, अपने आप को दीजिए। आने वाले समय में बैटरी का यूज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। ठीक। ईवी बढ़ेंगी या कम होंगे? बढ़ेंगे। सोलर पावर, रिन्यूएबल पावर बढ़ेगी कम होगी? ऑब्वियस है बढ़ेगी। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा या कम होगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अभी तो धर्मांतरण पर बोल दिया कलयुगी जी ने, एआई की मदद लो। क्वांटम कंप्यूटिंग बढ़ेगी कम होगी? राइट, बढ़ेगी। मिसाइल्स बढ़ेंगी कम होंगी, जिसमें बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं और एआई होता है? ये वाली तो बढ़ेंगी। अरे 36 घंटे में 80 ड्रोन मारा है पाकिस्तान में, तो एडमिट कर लिया है शेफडार ने, तो वो तो बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। अब ये सब सिल्वर बेस्ड है। ओके। सिल्वर क्यों? प्रश्न ये आता है, सिल्वर क्यों? प्लैटिनम क्यों नहीं, पैलेडियम क्यों नहीं, और कॉपर क्यों नहीं? जो लोग फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, अवनीश भाई आप तो इंजीनियर हैं, हम भी इंजीनियर हैं, दुनिया में जो सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो सिल्वर है। वो गोल्ड भी नहीं है, वो प्लैटिनम भी नहीं है, वो सिल्वर है। तो जहां आपको एफिशिएंसी चाहिए, लॉस ऑफ करंट कम चाहिए, ठीक है ना, वहां आपको सिल्वर यूज करनी पड़ेगी। तो अब आप ईवी ले लीजिए, आप आने वाले समय में, आज सोलर पैनल इतना मोटा होता है, आने वाले समय में सोलर पैनल इतना होगा, फिर वो पेपर जैसा हो जाएगा। हमें सोलर पैनल का वॉल्यूम कम करना है, उसकी मोटाई कम करनी है, उसको और एफिशिएंट। आज के टाइम में सोलर पैनल की बेस्ट एफिशिएंसी लगभग नियर अबाउट 50% की होती है, 40 से 50%। लेकिन अगर यही एफिशिएंसी हमें 70 ले जानी है, क्योंकि पावर रिक्वायरमेंट तो दुनिया में बढ़ेगी। आज आप फोन में बैटरी यूज करते हैं, आपकी बैटरी पूरी ड्रेन हो गई, आपको बैटरी चार्ज करने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बैटरी मेरी 5 मिनट में चार्ज हो जाए, तो आपको सिल्वर चाहिए बैटरी में, फोन की बैटरी में। सोलर पैनल की थिकनेस कम होगी, मेरी एफिशिएंट बहुत होगा, तो मतलब सिल्वर चाहिए। आप आज ईवी लगाते हैं, आपकी ईवी पूरी ड्रेन आउट हो गई है, आप चार्ज करते हैं, 8 से 9 घंटे चार्जिंग का है, यानी 8 से 9 घंटे चार्जिंग में पॉसिबल नहीं है कि ईवी को आप हाईवे पे चला पाएं, क्योंकि अगर रास्ते में बंद हो गई और जितनी आप तेज चलाएंगे पावर उतनी ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो हाईवे पे अगर ईवी बंद हो गई तो चार्ज कहाँ करोगे, राइट? तो आपको सोल्यूशन चाहिए कि ईवी मेरी 5 से 10 मिनट में चार्ज हो जाए। जब तक ईवी पेट्रोल के रूप में रिचार्ज नहीं होगी समय में,
तब तक ईवी सफल नहीं होगी। तो टोयोटा ने सॉलिड स्टेट बैटरी निकाली है जो 5 मिनट में चार्ज होती है, 1000 किलोमीटर की रेंज देती है, और ये बैटरी 1 किलो चांदी यूज करती है। अब आप खुद अंदाज लगाओ, अगर हमें ये 5 मिनट चार्जिंग वाली गाड़ियां चाहिए, और नेचुरल है 5 मिनट वाली चार्जिंग वाली गाड़ियां जब तक नहीं आएंगी आप पेट्रोल को रिप्लेस नहीं कर सकते, आप ट्रक्स को, बसेस को नहीं कर सकते। और अभी तो आपका एरोप्लेन का भी एक टेस्ट हो गया जिसमें वो बैटरी से चल रहा था, कमर्शियल एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। तो आप फ्यूल हर जगह खत्म कर रहे हो, आप बैटरी ला रहे हो। तो जितनी सॉलिड स्टेट बैटरी आएंगी, हाई एफिशिएंट बैटरी आएंगी, आपके फोन, लैपटॉप, मोबाइल, आईपॉड, हर जगह जहां बैटरी है वहां सिल्वर है, जहां सोलर है वहां सिल्वर है, जहां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां सिल्वर है। अब मैंने गाड़ी में 1 किलो बैटरी, 1 किलो सिल्वर लगा के बैटरी बनाई, वो बैटरी चलेगी 10 से 15 साल। अब ये कंजम्पशन है या रिसाइकिल है? दूसरा प्रश्न और बोलिए। अगर 1 मिनट अवनीश भाई, 1 मिनट। फोन आपका खत्म हो गया, आपने दूसरा फोन लिया, अब आप बैटरी निकाल के बैटरी में सिल्वर एक्सट्रैक्ट करोगे? अब एक पुराने आम भारतीय मानसिकता तो यही कहेगी कि हम तो करेंगे भैया। आप नहीं करोगे, रिसाइकिल वाला करेगा। हम्म। आप घर में प्याज, वो पेचकस प्लास लेके नहीं बैठोगे। तो सिल्वर जो है वो कंजम्पशन है, वो करेंसी नहीं है। तो सिल्वर का यूज इंडस्ट्रियल है। दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्वर की बुकिंग अगर किसी कंपनी ने करी है तो वो सैमसंग ने करी है। तो गोल्ड करेंसी है, सिल्वर कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन कम होगा या ज्यादा होगा ये आप डिसाइड करो। ये आप शनि महाराज और बृहस्पति और चांद और सितारे और मेष राशि और कुंभ राशि और कर्क राशि पे मत छोड़ो। आप डिसाइड करो कि आने वाले समय में सिल्वर का कंजम्पशन कम होगा या बढ़ेगा। अब जब गोल्ड प्लेज हो रहा है और गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, तो जिस सिल्वर को कभी बोला जाता था गोल्ड ऑफ पुअर, वो तो आज आने वाले समय में गोल्ड ऑफ मिडिल क्लास बन रहा है ना। करेक्ट। तो जहां पर आपको पावर एफिशिएंसी चाहिए, जहां आपको पावर स्टोरेज चाहिए, वहां आपको सिल्वर चाहिए। और सिल्वर कंजम्पशन है, मेरा फोन बंद हो जाएगा, मैं मान लीजिए फोन बेच दिया, फेंक दिया, जो भी करा, दे दिया किसी को, तो जो पैसे मैंने फोन के दिए, मान लीजिए मैं 50,000 का फोन लेके आया और 50,000 का फोन 5 साल इस्तेमाल करने के बाद, और 5 साल तो कम है, मैं 6-7-8 साल इस्तेमाल करता हूं, अगर उसके बाद जब मैंने फोन फेंका या बेचा या थ्रो अवे या किसी को दिया, तो मेरे लिए वो जो बैटरी में इन्वेस्टमेंट था जिसमें सिल्वर था, वो कंजम्पशन था ना। आगे कोई रिसाइकिल करेगा नहीं करेगा वो बात की चीज है, लेकिन मेरे लिए वो कंजम्पशन था, यानी मैंने सिल्वर यूज करके सिल्वर फेंक दिया। अब आप ये बताओ कि सिल्वर बढ़ेगा या कम होगा? बिल्कुल कंजम्पशन आइटम है, इतना प्रोग्रेसिव कंजम्पशन है तो फिर तो बढ़ना ही बढ़ना है। आज के समय में, इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त ये हो रहा है कि बैंकों ने जो ईटीएफ लाते हैं उन्होंने बुकिंग कर दी है, लेकिन सिल्वर मार्केट में नहीं है। मेरे एक मित्र ने बोला था कि उनको डाउट था कि सिल्वर सही मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पहले तो मैंने बोला था एमएमटीसी से ले लो, सबसे अच्छा वही काम होता है। लेकिन फिर मैं अपने एक मित्र के यहाँ गया जो सोने का व्यापार करते हैं, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई कुछ मित्रों को सोना चांदी की कॉइन या बार चाहिए। उन्होंने कहा बाजार में नहीं है। कल एमसीएक्स पे वैल्यू थी 2,40,000 पर केजी,
और मार्केट में जो डिमांड थी, डिमांड कॉस्ट थी 2,75,000। मैं आपके दोस्तों को एक चीज दिखाता हूँ। 2,75,000 ना, आपने 1,000 ये बोल दिया। हाँ, ये मेरे टेबल पे एक पानी की बोतल है। ये आज से नहीं है, कई सालों से रखी हुई है। ये सिल्वर की है। ये 97% प्योर सिल्वर है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं बैठा था, इसी से घर में इसी से पानी पीता हूँ। तो मेरे मित्र आए जो ज्वेलर थे, तो ऐसे ही बात हो रही थी, कैसे सर कितने में ली थी? तो मैंने कहा ये शायद मैंने उस समय 5,000 रुपये दिए होंगे इसके, और एक 10-15 साल पुरानी की बात है। तो बोले सर इसके मैं आपको, ये आधा किलो की है शायद, इसके मैं आपको इस वक्त खड़े खड़े 1,80,000 दे रहा हूँ, दे दो बोतल। मैंने कहा मैंने बेचने के लिए, और मैं ऐसी कमाई नहीं करता, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, इसलिए। अब सिल्वर पे एक दूसरी बात करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। हाँ जी। लोगों ने कहा सिल्वर कहाँ स्टोर करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। तो मित्रों, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, और ये किसी को बताना मत, अपने तक रखना, ठीक है ना? निर्मला सीतारमण जी को मत बता देना, वरना तुम्हारी वीडियो गलत जरूर शेयर कीजिएगा दर्शकों, इनकी मत मानिएगा। एक थाली, 2 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास, अगर आपके पास पैसे हैं, 700 ग्राम में आ जाती है, अच्छी टॉप क्वालिटी। ये होती है 92.5, ठीक है, या 955 होती है। ये इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी डालनी पड़ती है ताकि उसका बेस मजबूत रहे, मतलब हिले हिलाए ना। ये लगभग रफली आपको आएगी, आज के टाइम में नहीं, मैं आपसे 2 हफ्ते पहले की बात करूं तो 1,90,000 में ये आप खरीदो। इसमें आप खाना खाओ, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया कंट्रोल करता है सिल्वर, और बहुत सारे स्वास्थ्य बेनिफिट हैं। गूगल मारना, देख लेना। एलोपैथिक वाले नहीं मानेंगे, आयुर्वेद वाले रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में हमेशा च्यवनप्राश जो है वो गोल्ड और सिल्वर बेस्ड होता है, तो उनको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। खरीद ली, खाना खा लिया, 4-5 साल 6 साल साफ करके रखना, वरना काली हो जाएगी। 4-5 साल इस्तेमाल करा, अब आप बेच दो इसे। जब आप बेचोगे ना, तो ये आपकी थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास जो है ना, बर्तन में बिकेगा, सिल्वर में नहीं बिकेगा। पैसे आपको सिल्वर के मिलेंगे, लेकिन बिकेगा बर्तन में। कैटेगरी होगी बर्तन बेचे, और बर्तन बेचने पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर, ऐसे काम करो। तो ये गोल्ड, डॉलर जो एक करेंसी बन गई थी जिस पे दुनिया प्लेज करती थी, वहां से दुनिया हट के गोल्ड पे जा रही है। जिस तरह से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, उसलिए गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, और आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि हर कंट्री चाहती है उसके करेंसी की वैल्यू बढ़ती रहे। और जब बढ़ती रहेगी, वो इस पे डिपेंड करेगी कि वो अपने वॉल्ट में कितना गोल्ड स्टोर करके रख सकते हैं। जितना गोल्ड, तभी मैं बोलता हूँ ना, एसेट बेस्ड डायमंड। हमने 1971 में निक्सन ने डॉलर को एसेट बना दिया था। नोट छापो, दुनिया में बेचो, वो एक एसेट था। लेकिन वो जो नोट छपे, वो किसी के अगेंस्ट प्लेज नहीं थे। जब तक करेंसी किसी एसेट के अंडर प्लेज नहीं होगी, तब तक उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? और बिटकॉइन इसी पे है। बिटकॉइन तो आगे पीछे कुछ है ही नहीं उसके, वॉलेटाइल है। आपको पासवर्ड चाहिए बस। आपका एसेट क्या है? एक पासवर्ड। तो आने वाले समय में सोना बढ़ेगा, चांदी बढ़ेगी, और ये हमेशा एक नियम याद रखना, ये कुएं के मेढक की तरह बढ़ते हैं। यानी 4 स्टेप जंप करेंगे, 2 स्लिप कर जाएंगे, फिर 4 जंप करेंगे, फिर 2 स्लिप कर जाएंगे। नेट गेन 2 का होगा। तो कभी नीचे जाए तो हार्ट अटैक मत लेना। और मैं जो भी बात कर रहा हूं, वो 10 साल के होराइजन पे कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा आज लोगे कल तुम उसमें लाखों कमा लोगे, वो मेरी अप्रोच नहीं होती है। सिल्वर डिमांड बढ़ेगी तो सिल्वर भी बढ़ेगा। सिल्वर और गोल्ड में मैं ETF नहीं मानता, क्योंकि पेपर, आई टोटली अगेंस्ट पेपर। अब यहां मूल मंत्र, सोना शुद्ध 24 कैरेट
फिजिकल, चांदी 999 शुद्ध फिजिकल। ठीक है। अब इन दोनों की लड़ाई में एक तीसरा मेटल है जो चुपचाप पीछे से बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, और उस पर ध्यान नहीं है, और उसका नाम है कॉपर। जब आप दुनिया में बिजली पहुंचाओगे, जब आप बैटरी पे सिल्वर डालोगे, जब आप ईवी बढ़ेंगी और सॉलिड स्टेट बैटरी आएंगी, जब सोलर पैनल आएंगे, तो सबको कनेक्ट कैसे करोगे? कॉपर के वायर से करोगे ना। कॉपर का दो इस्तेमाल होते हैं। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वायरिंग में जिसमें मिनिमम लॉस होता है, और दूसरा बुलेट शेल में। आपको याद होगा साउथ इंडिया में जो लाल सलाम लोगों ने हमारे वेदांता के कॉपर यूनिट को बंद करवाया था, वो क्यों करवाया था? ताकि चाइना अपना कॉपर बेच सके। भारत का इंपोर्ट बिल 400 टन 40 बिलियन डॉलर का बढ़ गया था चाइना से इंपोर्ट करने में। तो जो शांति से बिना कुछ कहे चल रहा है चुपचाप, वो है कॉपर। अब इन्वेस्टमेंट इन तीन मेटल में इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए? गोल्ड फिजिकल 24 कैरेट फिजिकल, सिल्वर 999 फिजिकल, जिसमें आप बार की जगह बर्तन ले सकते हो, तो आपका कैपिटल गेन मैनेज हो जाएगा। कॉपर का शेयर्स। ओके, मैं यही पूछने वाला था कि कॉपर कैसे फिजिकली। देखिए, जब मैंने लोगों को अपने टेलीग्राम, एक बहुत अच्छी बात ये क्या है ना विनेश भाई, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं वो बंदरों की लड़ाई और कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई नहीं करता ट्विटर की तरह। यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, और मेरा एक ही मकसद होता है कि आपकी ग्रोथ कैसे हो, नॉलेज में, प्रोफेशन में, पब्लिक लाइफ में, फाइनेंशियल्स में। तो 2-3-4 वीक पहले जब मैंने कॉपर और लिखा था, और कॉपर की 4-5 कंपनियां लिखी थी जिसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें हिंदुस्तान कॉपर था। हिंदुस्तान कॉपर उस समय 396 का था। आज वो शेयर 400 शायद 70-80 के आसपास है। तो अगर 2 हफ्ते में ये मार्जिन मिल सकता है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट? तो कॉपर, बिल्कुल। फिजिकल गोल्ड 24 कैरेट फिजिकल, सिल्वर 999 फिजिकल इन अ फॉर्म ऑफ बार और इन अ फॉर्म ऑफ बर्तन, कॉपर इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। शेयर। अब एक एसेट और बचा जो आपको जनरेशनल वेल्थ देगा, जमीन। वो दुनिया की एक ही चीज है जिस पे दुनिया लड़ती है, और वो है जमीन। मित्रों, आने वाले वक्त में अभी जितने भी हमारे मेट्रोज हैं, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, 14% अपार्टमेंट में डिप हुआ है। अपार्टमेंट सेल में, अपार्टमेंट से यानी फ्लैट से लोग उस जगह जा रहे हैं जो विला हैं, जो जमीन पे बने। विला भी दो तरह के होते हैं, ये जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक तो वो पिलर पे बना देते हैं, नीचे पार्किंग होती है, उसमें कुछ नहीं है आपका। कर को वो पिलर गिर गया तो आपका कोई एसेट नहीं है। लेकिन बिल्कुल। जो विला जमीन पे बनता है, तो चौथा इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह की लैंड है। या तो वो लैंड बड़ी जिस पे आपका विला हो, और वो विला सिटी से बाहर हो। यही कारण है कि मैंने अपना जो प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, विला प्रोजेक्ट, और जो और प्रोजेक्ट मैं लॉन्च करूंगा और करे हुए हैं, वो मेरे पहाड़ पे हैं। वो मेरे दिल्ली, नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, गुड़गांव में नहीं है। वो पहाड़ पे हैं जहाँ AQI 14 होता है, राइट। पानी शुद्ध होता है, मिनरल वाला। आरओ वाटर इज अ डेड वाटर, वो मिनरल वाला स्रोत का पानी होता है, वो मिनरल वाला, और सब्जी ऑर्गेनिक होती है। दूसरी तरह की जो लैंड है वो है एग्रीकल्चर। मैं तो ये पूछने वाला था। उसमें हर स्टेट के अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं।
जैसे उत्तराखंड, हिमाचल में आप बाहर के लोग नहीं ले सकते, और भी बहुत सारे स्टेट्स में नहीं ले सकते। तो आपका जो भी अपना राज्य है, उसमें अगर आप लैंड लेते हैं 10 एकड़ से ऊपर कुछ भी, तो उसमें पहली चीज़, दुनिया में कुछ भी हो जाए, पानी आपके पास है पीने का। खेती करने की जगह जिसमें आप अपनी सब्जी उगा सकते हैं, अपना भोजन पका सकते हैं। हवा साफ, पानी साफ, खाना साफ। और जब ये सारी चीज़ें साफ हो गई तो लिख के रख लो, मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10 से 20 साल उम्र बढ़ी जाती है। तो एक बार हम समराइज़ कर दें, सोना शुद्ध 24 कैरेट फिज़िकल, चांदी शुद्ध 999 फिज़िकल बार या बर्तन, कॉपर शेयर्स जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और अडानी वगैरह के जो हैं, चौथा लैंड जिस पे विला हो, और एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर लैंड 10 एकड़ से ऊपर। लैंड को मोनेटाइज कैसे करना है, मेरे पास आ जाना, मैं बताऊंगा। इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। गौरव जी के नाम के ठीक नीचे आप देख रहे वो हैं आप टेलीग्राम, और लिंक भी रहता है डिस्क्रिप्शन में। वो आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन करना चाहे नहीं चाहे, लेकिन हाँ, अगर ज्वाइन करेंगे तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि हाँ, लेकिन नियम फॉलो करने पड़ेंगे जो पिन पोस्ट में होते हैं, लेकिन नुकसान में नहीं। आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, नॉलेज के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, बहुत सारे टॉपिक पे मैं लिखता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी इसमें है। तो इसी मैं ये वीडियो अवनीश भाई, हम लोग जो आपने कहा, और ये वीडियो हम इतनी जल्दी कर रहे हैं, जबकि मैं इतनी जल्दी आता नहीं हूँ, उसका मुख्य कारण ये है कि आपको मैं वो जो इंस्टा वगैरह पे बैठ के ज्ञान फैल रहे हैं, उनसे मैं आपको अपनी कोशिश के माध्यम से बता सकूं। बाकी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, कृपया अपना खुद का भी दिमाग लगाइएगा, मेरी बातों पे मत जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक परामर्श है और तथ्यों के आधार पर है, और बहुत विस्तार से और बेहद आम भाषा में। इसमें बहुत सारे टेक्निकल जार्गन नहीं और बहुत सारी चीजें नहीं। चाहते तो हम भी बड़े भारी भारी शब्द गौरव जी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये वीडियो चर्चा कैसी लगी? अगर ये आपके काम की हो, आपके परिवार, आपके अपने लोगों की वेल्थ बढ़ाने वाली हो, कुछ अच्छी बातें हो, तो गौरव जी ने जरूर कहा है कि किसी दूसरे को बताइएगा नहीं, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्रों, परिवारजनों में आपस में शेयर कीजिए, और इनमें कही गई बातों के बाद आप मनन करें, चिंतन करें। बाकी फैसला आपका, जैसे होता था ना, सर है आपका इसलिए हेलमेट आप लगा के चलिए, तो फैसला है आपका क्योंकि पैसा है आपका। गौरव जी, मुझे तो पर्सनली इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मुझे निजी रूप से जानने को मिली। निश्चित तौर पर हम तो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे पास एग्रीकल्चर खेत तो है ही है, ये हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है। इसलिए जो लोग भी शहरों में हैं, बसे हुए हैं, कामकाज कर रहे हैं, अपने गांव से बहुत दूर हैं, कृपा करके, कोरोना ने भी हम सबको यही बताया है कि अपनी पैतृक भूमि को आप कहीं अगर डिस्पोज ऑफ करने की सोच रहे हो, तो ये सबसे बड़ा पाप है। मैं आपको बताऊं, आर्थिक रूप से भी ये बहुत बड़ा पाप है। बाकी नैतिक रूप से तो अपने गांव और अपने पुरखों की जमीन को बेचना हमारे यहाँ तो भैया कलंक कहा जाता है। इसलिए इसे भी कतई न करें। और बाकी गौरव जी ने आपको विस्तार से बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो बिल्कुल अलग फ्लेवर का आपके काम आएगा, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गौरव जी, इतनी अच्छी जानकारी, सच बताओ मेरे पर्सनल हिस्से बहुत सारी चीजें आई हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा आप समाप्त करेंगे। गौरव जी को धन्यवाद देते हुए मुझे, अवनीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।